चलें जी, शुरू करते हैं जी। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। और कल हम लोगों ने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी। हमने कहा था कि कहानी शुरू होती है एसेट से। एसेट हर उस चीज़ को कहते हैं जिससे हम कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करते हैं। फिर हमने कहा था कि एसेट की दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक को नॉन करंट एसेट कहते हैं, एक को करंट एसेट कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स में मोस्टली इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं और टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स आप आगे जाके पढ़ेंगे IAS 38 के अंदर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपका इनटेंजिबल एसेट्स को डील करता है। आप उससे सारी चीज़ें वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। आपका जो अगला पेपर है FAR का, उसमें टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 इसको डील करता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किधर से आते हैं, क्या बनते हैं, इनको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। देन कॉस्ट के बाद रेजिडुअल वैल्यू को समझा कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। यूजफुल लाइफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूजफुल लाइफ हमारा डिसीजन होता है कि हम इस एसेट को कितनी देर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी तो ख्वाहिश होती है कि एसेट से 100% बेनिफिट हासिल करें, लेकिन बिजनेस का ये ख्वाहिश होती है कि एसेट उतनी देर तक चलाएं जितनी देर तक ये विदाउट गिविंग टू मच ट्रबल ये चलता रहेगा। एसेट को उतनी देर तक वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते, वो फिर उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। बाकी इसके अलावा कॉस्ट और कॉस्ट के रेलिवेंट बातें हमने पढ़ी थी। कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात की थी, इंप्रूवमेंट्स वगैरह की बात की थी, डे टू डे सर्विसिंग, ये पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस किए थे। अकाउंटिंग एंट्रीज, डेफिनेशन जो थी डेप्रिसिएबल अमाउंट की, और अकाउंटिंग मेथड जो था, ये अभी हमने जो अकाउंटिंग मेथड था वो था 2 अकाउंट मेथड। 2 अकाउंट्स हम बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट का अकाउंट बनता है और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनता है। हम एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन की कॉस्ट अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस के डिफरेंट मेथड्स देखे थे, और स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड और मशीन आवर मेथड। ठीक है जी। ये कुछ मेथड्स हमने देखे थे जिनकी आज हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं करते, एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि सारी एग्जाम्पल्स की जा सकती हैं। अच्छा जी, एक इसमें डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोगों ने जो बात करनी है वो है कि डेप्रिसिएशन जो है, अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज होता है तो कितनी डेप्रिसिएशन उसकी रिकॉर्ड की जानी चाहिए, उसके वाले से अभी हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। सोफी का सवाल है, और आई एम श्योर ये किताब आपके पास, मतलब ज़रूरत नहीं है किताब परचेज करने की, सॉफ्ट कॉपी में ये बुक आपको मिल जाएगी, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। इसमें ये जो एग्जांपल्स हैं, आप या आपके पास जो भी कोई किताब होगी उसके अंदर ये सवाल तो होंगे, तो आपकी मर्जी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये बुक लें फिर ही आपको सवाल होंगे और सारा कुछ जो है ना वो करना पड़ेगा। सवाल पढ़ते हैं जी। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010 सोफी हैज़ परचेज्ड फॉर कैश द फॉलोइंग 3 मशीन्स। 3 मशीनें ली हैं, मशीन 1, 2, 3, ईयर ऑफ परचेज 2010, 11, 12, कॉस्ट 4200, 5000, 3500, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी इसने दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट भी इसने बता दिए। ठीक है जी। सोफीज पॉलिसी इज टू चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। अच्छा नहीं, सॉरी, ये नहीं करते यार, ये सवाल नहीं करते इसमें, ये सिंपल बेसिक सवाल है। हम लोग एक ऐसा सवाल देखते हैं जो कि जरा थोड़ा सा एडवांस सवाल होगा। एग्जाम्पल 9 देखते हैं। मल्टीपल एसेट्स मल्टीपल ईयर्स के अंदर। मिस्टर सुल्तान हैज स्टार्टेड द बिजनेस जनवरी 1, 2010 ऑफ ट्रेडिंग इन कंप्यूटर्स की ट्रेडिंग का काम उन्होंने शुरू किया है। ही हैज disclosed the following data for the first 2 years of the business operations with relating to addition in fixed asset। 2 सालों का उसने काम बताया, डाटा बताया है। ईयर एंड दिसंबर 31, 2010। एसेट 1, 2 और 3, 3 एसेट्स इसने 2010 में परचेज किए हैं। ठीक है जी। 3 एसेट्स इसने 2010 में परचेज किए हैं और उनकी डेट ऑफ परचेज भी लिखी हुई है। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी, 1 मार्च और 1 जून। कॉस्ट भी इनकी लिखी हुई है।
और ईयर जो है सेकंड ईयर, उसमें एसेट जो है वो एसेट नंबर 4 उन्होंने परचेज किया है, 25% स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन एसेट की चार्ज करनी है। तो आप बताएं कि कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो पहले साल में चार्ज होगी ईयर 1 के अंदर। डिफरेंट एसेट्स हैं, डिफरेंट डेट्स के ऊपर परचेज हुए हैं, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है, इसके ऊपर भी हम लोगों ने उसके भी सारे वो फार्मूले भी देख लिए थे, सारी कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से होती है वो भी देख लिए थे। अब जरा इसकी एक प्रैक्टिस करने लगे हैं हम कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करें तो वो कितनी होगी। पहली बात जो हमने कल डिस्कस की थी वो ये थी कि डेप्रिसिएशन आप ईयर एंड पे कैलकुलेट करते हैं, सारा साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, ईयर एंड के ऊपर जब आप सारे काम कर लेते हैं उसके बाद आप उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हम कैलकुलेट करने लगे हैं जी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन FY का मतलब होता है फॉर द ईयर, कौन सा साल होगा जी, 2010। अब 2010 के अंदर आप देखें कि कितने एसेट्स थे हमारे पास, 3 एसेट्स थे, एसेट 1, 2 और 3। ये तीनों एसेट्स हम 2010 में इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ये जितनी देर इस्तेमाल होंगे इनके ऊपर उतनी देर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मंथ वाइज डेप्रिसिएशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। हमारा जो रूल होता है वो होता है कि मंथ वाइज डेप्रिसिएशन हम लोग लिया करेंगे। इसका ये मतलब है, पहली बात, इस रूल के 3 कंपोनेंट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। फुल मंथ डेप्रिसिएशन, फुल मंथ डेप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ परचेज, जिस मंथ ये परचेज हुआ है उस मंथ का पूरे महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है जी। नो डेप्रिसिएशन इन मंथ ऑफ सेल या डिस्पोजल, जब आप इसे डिस्पोज करेंगे, एसेट को बेचेंगे, तो उस मंथ की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, उस मंथ की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। मजे की बात यह है कि आपके सिलेबस में डिस्पोजल शामिल नहीं है, आपने डिस्पोजल नहीं करना है, इसलिए ये दूसरा जो रूल है, दूसरा पार्ट है रूल का, ये आपका इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे को पूछ लेता है कि मंथ वाइज डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या कहती है, तो आपने कहना है कि ये कहती है कि फुल मंथ of depreciation is charged in the month of purchase and no depreciation is charged in the month of disposal। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग रूल है, इसको आपने इसी तरह से गौर से देख लेना है कि लास्ट 2 days of month, लास्ट 2 days of any month is equal to first day of next month। जो ट्रांजैक्शन आखिरी 2 दिनों में किसी एक महीने के हुआ करेगी, सेल की या परचेज की, हम उसे अज्यूम करेंगे कि ये अगले महीने की यकम को हुई है। क्यों करेंगे? इसके पीछे एक लॉजिक है। इसलिए एक रूल ऑफ थंब है कि मंथ वाइज डेप्रिसिएशन जब आपने चार्ज करनी है, जिस मंथ में एसेट परचेज हुआ है उस मंथ की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, जिस मंथ एसेट सेल हुआ है उस मंथ की पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। और अगर कोई काम महीने के आखिरी 2 दिनों में हुआ है, सेल या परचेज का, हम उसे अज्यूम करेंगे कि वो अगले साल के अगले मंथ की पहली तारीख को हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उस ऊपर में से जो भी रूल अप्लाई होना होगा वो कर देंगे। जब ये सिनेरियो आएगा, मैं आपको दोबारा इधर रूल के ऊपर लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार ये रूल देखो, हमने ये लिखा था, सही है। तो ये आपने याद रखना है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2010 की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 3 एसेट्स हमने इस्तेमाल किए इस पूरे साल में। हमारा एक एसेट था, ये 1 जनवरी 2010 को आया था। अब इसके ऊपर अगर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करना शुरू करें, उंगलियों के ऊपर आपने गिनना है कि कितने मंथ्स बनते हैं। जनवरी के महीने में ये परचेज हुआ था, 1/1/2010 लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2010 को ये एसेट परचेज हुआ था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने। इस एसेट के ऊपर हमने 12 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 12 मंथ्स। एसेट नंबर 2 मार्च में परचेज, अप्रैल में परचेज हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को परचेज हुआ है। तो अप्रैल का महीना पूरा इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने बने? 9 महीने। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन इस एसेट की चार्ज होगी। जून में परचेज किया जाने वाला जो एसेट है वो उसकी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने इसकी एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, 25% के ऊपर हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 25% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, तो हम लोग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर
2010 कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस कैसे करेंगे हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। आप में से एक बच्चे ने कहा कि डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्योंकि 4 एक जैसे फार्मूले बताए थे, इसलिए मैंने सिर्फ इसको 1 ओवर यूजफुल लाइफ को अलग करके बता दिए। ठीक है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, तो इस तरीके से कर लें जैसे आपने बोला है, वैसे भी ठीक है, एक ही बात है, लेकिन वो मैंने उसको बस थोड़ा सा अलग करके रख दिया है ताकि वहां से हम कुछ और चीजें अखज़ करते हैं। कॉस्ट जो है वो पहले एसेट की है 30,000, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, नहीं बताई हुई, 1 ओवर यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है? हाँ, यूजफुल लाइफ नहीं है, रेट दिया हुआ है, तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ का जो कंपोनेंट है ना, ये रेट के इक्वली होता है, तो R इज इक्वल टू 1 ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ जो है रेट की, उसकी जगह पर रेट बन जाएगा 25%। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बनेगी भैया? इसके साथ टाइम लगाना होता है। ठीक है जी, टाइम का फैक्टर इसके साथ लगेगा। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में पहले साल टाइम का फैक्टर भी लगेगा। टाइम का फैक्टर क्या है? कितने मंथ्स यूज हुआ? 12/12। जितने मंथ ये एसेट इस्तेमाल हुआ है डिवाइडेड बाय 12 भी आपने लगा देना है। ठीक है जी, तो ये आपका 25% कितना बनेगा? 7,500। एसेट नंबर 2, एसेट की कॉस्ट है जी 40,000, रेजिडुअल वैल्यू 0, डेप्रिसिएशन रेट 25% और मंथ है जी 9/12। ठीक है जी, 7,500 इसका भी बनना चाहिए। कितने बनता है? 40,000 का 25% बना 10,000, उसका 3/4 जो है वो 7500 बनता है। इतना ही बनता है, क्या ख्याल है? चौथा एसेट है, कॉस्ट है 50,000, रेजिडुअल वैल्यू 0, डेप्रिसिएशन रेट 25% और मंथ है जी 7/12, 7292। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है तीनों एसेट्स की टोटल मिला के वो कितनी बनती है? 22,292 रुपये। 7.5 और 7.5 15 होते हैं, 15 7 22 और 292 ऐड करते हैं, 22,292 रुपये। तो ये है हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करेंगे? हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ये हम हर एसेट का अलग अलग मेंटेन करते हैं। तो हम लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 1, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 तीनों एसेट्स का अलग अलग मेंटेन करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल 22,292 से एंट्री हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 और 2 की 75,000 है और अकाउंट 3 की जो है वो 7,292 रुपये है। तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ ईयर 1। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2010 हो गई। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2011। अब इस डेट इसमें हमारे पास एसेट्स कौन कौन से हैं? एसेट नंबर 4। क्या एसेट नंबर 4 के अलावा कोई और एसेट भी है हमारे पास? बिल्कुल नहीं। क्या ख्याल है? कोई बच्चा अपना आंसर चेंज करना चाहे? ईयर 2011 के अंदर एक एसेट इस्तेमाल हुआ है या 4? बाकी 3 जो पहले 3 है उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी, उसकी भी तो करनी है। क्या ख्याल है? तो भैया ये भूलना नहीं है कि हमारे 4 एसेट्स हैं, एसेट 1 2 3 और 4। एसेट 1 की डेप्रिसिएशन वही है 30,000 माइनस 0 जरा 25%, 7,500। अब ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ है तो 12/12 लिखने का फायदा कोई नहीं, ठीक है, वरना टाइम फैक्टर भी साथ में लिखना चाहिए। दूसरा एसेट 40,000 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, इसका 25% बनता है 10,000। तीसरा एसेट 50,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, इसका 25% बनता है कितना? 12,500। अब चौथे एसेट की तरफ आए जो नया आया है, तो ये याद रखना कि किसी भी साल में उससे पहले के जो एसेट्स हैं वो एसेट भी तो डेप्रिसिएट होंगे।
ठीक हो गया। तो जो नया एसेट आया है वो है एसेट नंबर 4, मार्च की यकम को आया है। कितने महीने यूज हुआ होगा? 10 महीने। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने। कॉस्ट कितनी है जी इसकी? 70,000। 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0, डेप्रिसिएशन रेट 25%, टाइम फैक्टर 10/12, 14583। चलें 0.3 को छोड़ देते हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी बन गई 2011 की? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू पे, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू पे करते हैं। 44,583। तो भाई साहब ये आपकी दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड की हमने कैलकुलेशन की और हर साल की जो है ना वो डेप्रिसिएशन करते जाएंगे। अब मेरा आपसे ये सवाल है, गौर से देखिएगा जरा। एसेट 1 25% इसकी डेप्रिसिएशन है, पहले साल भी लगा। 25% डेप्रिसिएशन का मतलब है इसकी यूजफुल लाइफ है 4 साल। ठीक है, क्योंकि रेट से हम यूजफुल लाइफ निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है। रेट है 25%, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ इधर ले जाते हैं, रेट को इधर ले आते हैं, तो ये जनाब हमारा बनेगा 1 ओवर 25%, 1 ओवर 0.25। तो यूजफुल लाइफ हमारी हो जाएगी 4 ईयर्स। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 1 ओवर यूजफुल लाइफ का फार्मूला रेट के लिए होता है। अगर रेट ना दिया गया हो तो हम निकाल सकते हैं। हमने जो कल जो स्लाइड देखी थी जिसमें सारे डेप्रिसिएशन के रेट्स वगैरह लिखे हुए थे, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी। अब मैं वो जरा देख लूं वो गई किधर। ये रही, ठीक है। इसमें हमने ये कहा था कि ये जो फार्मूला होता है 1 ओवर टोटल ईयर्स, ये हमारा किसका फार्मूला होता है? रेट का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो सवाल मैंने शुरू किया था ना, पहले पढ़ना और छोड़ दिया था, सवाल वही है, बस उसमें कोई करेक्शन है, एरर है उसमें, वो वाला जो मैं करवाना चाहता था सवाल, ये वाला। ये वाला सवाल करते हैं जी। एग्जांपल 6, Z Traders has started their business on 1 January 2020 for the trading of utility supplies. Year end of the business is 31 December. Following is detail of property, plant and equipment in first 3 years of business. Year 2020, 3 assets, cost, date of purchase, useful life, residual value, सारे assets की है। ठीक है, ये वाली लाइन आप इग्नोर करते हैं। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज, हम लोग इसको मंथ वाइज डेप्रिसिएशन की बेसिस पे ही करेंगे। तो अब उसने कहा है कि सारे रेलेवेंट अकाउंट्स बनाएं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। रेलेवेंट अकाउंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक कॉस्ट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, एसेट की कॉस्ट में एक दफा एंट्री होनी है कि एसेट कितने का परचेज हुआ, उसके बाद उसमें एंट्री नहीं होनी, सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की कैलकुलेशन करनी है। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये देखिएगा जरा, ये अब आपके पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020 कितनी होगी? देखिए हमेशा ये याद रखें कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर वो स्कैटर करके देता है। हमने ये देखना है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। हमारी सोच, हमारा ट्रेन ऑफ थॉट स्टार्ट होनी चाहिए यहां से कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, और हम उस रिक्वायरमेंट से कैलकुलेशंस करना शुरू करेंगे। हमें जो रिक्वायर है वो है ईयर एंड 2020 की डेप्रिसिएशन, और वो कहां से आएगी? वो डेप्रिसिएशन के फार्मूले से आएगी। कौन सा डेप्रिसिएशन का फार्मूला है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फार्मूले में क्या क्या चीज चाहिए? कॉस्ट चाहिए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, और टाइम चाहिए, रेट चाहिए, और तो उससे जो है ना वो हमारी वो कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहां से हम सोचना शुरू करेंगे, ना कि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे दी गई है। तो हमारे लिए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020 अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम सबसे पहले लिखेंगे एसेट। एसेट कौन कौन सा है जी? एसेट है हमारे पास 2 एसेट है, एसेट नंबर 1 और एसेट नंबर 2।
2020 के अंदर हम यही दो एसेट इस्तेमाल करते हैं। डेप्रिसिएशन का फार्मूला जो है वो स्ट्रेट ये जो है ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या जनाब, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाई रेट, डेप्रिसिएशन का रेट, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाई रेट। अब एसेट 1 कॉस्ट कितनी है उसने बताई है 30,000। रेजिड्यू ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब एसेट परचेज होता है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो होती है। जब एसेट परचेज होता है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, वो तो जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। तो पहला साल है इस एसेट का जब ये एसेट परचेज हुआ है, इसकी कॉस्ट है जनाबे वाला 30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 0। एसेट 2 जो है इसकी कॉस्ट है 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 0, क्योंकि एसेट तो अभी परचेज किया है, पहला साल है एसेट का, 2020 के अंदर एसेट परचेज हुए थे। अब इसका डेप्रिसिएशन का रेट मुझे चाहिए, मैं रेट के साथ इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के रेट अलग अलग होंगे, और उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा। टाइम क्या है जी, पहले साल में हमने टाइम फैक्टर भी देखना होता है। तो टाइम फैक्टर क्या है जी, जो एसेट 1 है ये परचेज हुआ 1 जनवरी को, और एसेट 2 जो है 2020 के अंदर 1 जुलाई को परचेज हुआ। जो एसेट 1 जनवरी को परचेज हुआ वो 6 मंथ में 12 महीने इस्तेमाल हुआ पूरे साल में, ठीक है जी, 12 महीने इस्तेमाल हुआ ना, ठीक है। जो जनवरी में परचेज हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जो जुलाई में परचेज हुआ है वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 6 महीने इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। तो हम लोग देखें अभी तक किसी भी मुश्किल कैलकुलेशन में जाए बगैर हम लोगों ने ये देखा है कि फार्मूले के अंदर सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करने वाली है जो कि है डेप्रिसिएशन का रेट। डेप्रिसिएशन के रेट का एक और फार्मूला है, जो फार्मूला है तो फिर क्या गम है, फिर कोई गम नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप फार्मूला लगाएंगे, डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे, इधर अप्लाई कर देंगे। सवाल ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं 2020 को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं, इनमें डेप्रिशिएट हुआ ना, तो आपने तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 लिखी है। हमने ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखनी होती है। जब मैं ये लिख रहा था इसके साथ लिखा था एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, ये याद कर लें। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लिखनी होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एट द स्टार्ट ऑफ ईयर की लिखनी होती है, ठीक है, ये याद कर लें। यहाँ पे फार्मूले के अंदर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर की लिखनी होती है, या एट द व्हेन द एसेट इज परचेज, पहले साल में जब एसेट परचेज हुआ उस वक्त इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, या स्टार्ट ऑफ द ईयर पे उसकी एक्यूमुलेटेड पिछले सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखें जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में वो अमाउंट जाएगी ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री ये वर्किंग करेंगे तो निकलेगी। तो डेप्रिसिएशन इस साल की अभी आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी हुई है वो पिछले सालों की है, ठीक है। यानी कि हम कैलकुलेशन ये करते हैं साल के शुरू में एसेट की टोटल नेटबुक वैल्यू कितनी थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे, फिर इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। तो ये जो है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर लिखना होता है, और जो एसेट प्रेजेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर वो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर की लिखनी होती है। तो ये याद रखना आपने, स्टार्ट ऑफ द ईयर की फार्मूले में लिखनी है, एंड ऑफ द ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी है, ठीक है। अच्छा अब रेट चाहिए मुझे, रेट तो नहीं है सवाल के अंदर, लेकिन रेट की कैलकुलेशन का एक फार्मूला हमने देखा है डेप्रिसिएशन का, वो है जी 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो जब फार्मूला है तो क्या टेंशन है, फार्मूला लगाएं। 1 माइनस यूजफुल लाइफ कितनी है जी इस एसेट की, हमें कहां से पता चलेगा, 10 ईयर्स ये दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू 3000 है और कॉस्ट 30,000 है। तो यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू 3000, 30,000 की इसकी कॉस्ट है, कितना बना 0.20 के बाद क्या है 0.2056, तो मैं इसे कह सकता हूं 20.56%, ठीक है, सही है। दूसरा 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। यूजफुल लाइफ है 5 साल,
रेजिडुअल वैल्यू है 1000, कॉस्ट है 10,000, इसका कितना बना जी? काफ़ी ज़्यादा बन जाए, 36 बन जाए, 0.3690, तो 36.90%, 36.90% हमारा डेप्रिसिएशन का रेट बन गया। पहले साल टाइम फैक्टर भी लगाना है, तो टाइम फैक्टर लगा के क्या आंसर आता है जी? 0. ये क्या बताया आपने? डेप्रिसिएशन बताया पहले साल की बस, नहीं 0.6026 का क्या निकाला आपने? नहीं वो ये तो 0.3690 आ रहा है आंसर, और ये 36.90 फॉर्मूला। पहले का 6168 डेप्रिसिएशन, और दूसरे की 10,000, 0.3696, ये आपका बन जाएगा 1845। 1845, हाँ। फार्मूले में तो हमने कर ली यूज, ये फार्मूले में देखो इसकी जगह पे लिखा, 0 नहीं लिखा। स्टार्ट ऑफ द पीरियड के ऊपर 0 थी डेप्रिसिएशन इसकी। ये जो क्लोजिंग डेप्रिसिएशन है, ये साल के एंड की डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंस शीट में शो करेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है? जी जी जी, मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल बताओ, 6168 और 1845 कितना होता है? 8013, ठीक हो गया। इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, accumulated depreciation of asset 1, accumulated depreciation of asset 2। इकट्ठी नहीं कर सकते ना, दो अलग अलग एसेट की है, दो अलग अलग एसेट की है। डेप्रिसिएशन टोटल हम एक्सपेंस इकट्ठा लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 1 है 6168 और 1845, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग 2020 के अंदर जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ना, देखिएगा जरा गौर से, हम इसमें लिखेंगे सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से हम लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर हम लेस करेंगे एडमिन एक्सपेंसेस। नॉर्मली एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन लिखी जाती है, तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे लिखेंगे। वो कितना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट 8013, ये 8013 हमारा डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस में चला जाएगा 2020 के अंदर, 8013, ठीक है? ये डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। ये 2022 की अगर मैं बनाऊं, 2020 की, इसके आगे 2021 की भी बना लेंगे, 22 की भी बना लेंगे, फिर आपको कंपैरिजन में समझ आ जाएगी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन गई, तो इसके बाद नीचे आपका जीपी निकल आएगा, व्हाटएवर जो भी है, और जो जीपी नहीं, नेट प्रॉफिट वगैरह, ठीक है? वो आगे चलता जाएगा। अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो वो कैसे बनेगी? वो मैं थोड़ा सा आगे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, पहले हम उसमें कैपिटल्स लिखते हैं, फिर हम उसमें से लाइबिलिटीज लिखते हैं, फिर हम टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज बनाते हैं, फिर नीचे एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, नॉन करंट एसेट्स में अब आप अपने एसेट्स लिखेंगे। एसेट नंबर 1, इसकी आ गई कॉस्ट, एसेट नंबर 1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है? एसेट 1 की कॉस्ट कितनी थी? 30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनी थी? 6192 बनी, 6168 बनी। तो ये जो बेसिकली ये जो क्रेडिट चीज है, ये वाला फैक्टर, ये अब हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे 6168। तो 6168 इसमें से हम माइनस करेंगे, ये क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फार्मूले में ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट में क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो आपका एसेट जो है 30,000 माइनस 6168 कितना आया जी? 23832। दूसरा एसेट, एसेट नंबर 2 कॉस्ट, एसेट नंबर 2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी कॉस्ट थी 10,000, 1845 इसकी डेप्रिसिएशन थी,
तो 8155 पे हम एसेट की नेट बुक वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। एसेट की नेट बुक वैल्यू होती है, एसेट 1 की नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितनी है, 23,832 रुपए। एसेट की नेट बुक वैल्यू, एसेट 2 की नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 कितनी है, 8155। तो ये इस तरह से ये फिगर्स हम प्रेजेंट करेंगे। जो हमारी एंट्रीज होती हैं जो कि हमने करनी होती हैं, उसका डेबिट इंपैक्ट जो है वो एक्सपेंस में चला गया, क्रेडिट इंपैक्ट यहाँ पे आके एसेट में से माइनस हो गया। क्या समझे? अच्छा, ये है हमारी प्रेजेंटेशन। बाकी अगले 2 सालों की करते हैं, वो भी फिर मैं इधर दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। सवाल ये अलग-अलग शो होती है कि वो एक ही कॉलम में सारी माइनस करनी होती है? ये असल में ना इकट्ठी करके शो कराते हैं, लेकिन बैकएंड पे ये अलग अलग बन रही होती है। ठीक है, तो अभी 2 चीजों के लिए अलग से नोट बनाना या 2 चीजों के लिए अलग से वर्किंग दिखाना, वो जो कॉलम आता है हाँ, उसमें सारा कुछ इकट्ठा होता है। हाँ, ये वहां पे माइनस ये माइनस हो रही होंगी, जो क्रेडिट वाली हैं, जो वो जो और जो डेबिट वाली हैं वो प्लस हो रही होंगी, इस तरह से कॉन्ट्रा अकाउंट बनाने के लिए ट्रैकिंग तो कर सकते थे ऐसे, कर सकते थे। तो कॉन्ट्रा अकाउंट बनाने 2 मेथड्स हैं, अभी हम एक मेथड पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे। ये मेथड ज़्यादा बेहतर है। इसकी रीज़न ये है कि एसेट की कॉस्ट जो है वो इम्पैक्ट नहीं होती और हम लोग अलग अकाउंट में मेंटेन करते हैं। अलग अलग अकाउंट्स में लिखने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, आपको रिपोर्टिंग में आसानी होती है। देखें, आप अकाउंटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप अच्छी रिपोर्टिंग करें। अच्छी रिपोर्टिंग का एक असूल यह है कि आपके पास सारे कंपोनेंट्स अलग अलग प्रेजेंटेबल हो। सेल्स में से सेल्स रिटर्न का अकाउंट, सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स के अकाउंट में डेबिट की जा सकती थी, लेकिन हम उसके लिए अलग से सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्टेड होते हैं इस बात में, हमें पता चले कि सेल्स कितनी हुई और सेल्स रिटर्न्स कितनी हुई। ठीक है, तो इसी तरह से एसेट के अंदर भी वी आर इंटरेस्टेड कि एसेट आया कितने का था और अभी तक यूज कितना हुआ। अगर हम सिर्फ नेट बुक वैल्यू दिखा देंगे, एसेट के अंदर ही डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कर देंगे, तो हमारे पास एसेट नेट बुक वैल्यू पे आएगा और वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि आया कितने का था और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की अभी तक। ठीक है, तो बेहतर होता है, देखें आप भी जो पढ़ेंगे, अकाउंटिंग जो है वो तो आप कंप्यूटर्स करते हैं, हमने रिपोर्टिंग करनी है और रिपोर्टिंग समझनी है कि रिपोर्टिंग क्या है। तो रिपोर्टिंग का एक असूल ये है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास ट्रेसेबल हो, सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल हो, मिल रही हो, पता हो कि इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो ये था जी ईयर 1। हमने ईयर 1 की कैलकुलेशन की है, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, ईयर 1 की अकाउंटिंग एंट्री की है और ईयर 1 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई है। अब चलते हैं ईयर 2 की तरफ। ईयर 2 में क्या हुआ जी, एक और एसेट आ गया है, एसेट नंबर 3 50,000 रुपए का आया था, 1 अप्रैल को आया था। कितनी देर इस्तेमाल हुआ होगा पूरे साल में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने। एक चीज। दूसरी बात, इस साल हमारे जो पहले से एसेट मौजूद थे वो भी इस्तेमाल हुए हैं, वो भी हमने पिछले साल के परचेज कर लिए हुए हैं। तो ये 2022 के अंदर, 2021 के अंदर हम 3 एसेट्स की जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नीचे तो हमने वो फ्रेश स्टेटमेंट वाली यहाँ पे करते हैं। ईयर 2021 एसेट 1, 2, 3। अब याद रखिएगा कि जो एसेट आपने लिखना है, ये अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया इसमें फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, यही थी ना, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एसेट 1 की कॉस्ट तो थी जनाब 30,000, लेकिन जब हम दूसरे साल की डेप्रिसिएशन करने लगे तो हमें पता चला कि पिछले साल भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो पिछले साल का जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ा होगा, ये है 6168। तो ये हम यहां पे लिख देंगे 6168। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे, कितना था 20.56, डेप्रिसिएशन का रेट सेम रहेगा और टाइम 12/12 है, लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 4899। तो 4899.5 है, तो मैं उसको 4900 पूरा ही लिख देता हूँ। 4899 भी लिखना है तो कोई हर्ज नहीं। एसेट 2 इसकी 10,000 इसकी कॉस्ट थी, आई थिंक 1845 इसकी डेप्रिसिएशन थी,
एक्यूमुलेटेड जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल नजर आ रही थी। देखो ये 2022 की स्टेटमेंट 2020 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें दूसरे एसेट की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कितनी आ रही है 1845, ठीक है 1845 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गई है। डेप्रिसिएशन रेट इसका कितना है 36.90 36.90%, इधर भी परसेंट का साइन लगना चाहिए। साल पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ 12/12, डेप्रिसिएशन कितनी आई 3009, ठीक है। एसेट 3 50,000 आई थिंक इसकी कॉस्ट थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी जीरो होगी क्योंकि ये इसी साल परचेज हुआ था, तो इस साल के शुरू में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो होगी। तो जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने के बाद अब हम आते हैं इसके फार्मूला की तरफ, डेप्रिसिएशन के रेट की तरफ। तो उसने कहा है कि ये है जी 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है 50,000, तो रेजिडुअल वैल्यू इसकी 5,000 होगी। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं जी 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ 5,000 तकसीम 50,000। यूजफुल लाइफ कितनी थी इसकी, यूजफुल लाइफ थी 20 साल, 20 साल 20 ईयर्स। तो यूजफुल लाइफ हमने रखी 20 साल, तो ये 20th रूट जो है ना वो हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आंसर आता है जी, किसी बच्चे को ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ये वाली कैलकुलेशन में 1 माइनस 20th रूट ऑफ 5,000 ओवर 50,000, ठीक है। कितना आंसर आया जी 10.87%। टाइम फैक्टर 9 महीने निकाले थे, 9/12, ठीक है जी। तो 50,000 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 10.87% मल्टीप्लाई बाई 9/12, क्या आया आंसर 4078। सारे बच्चों का यही आ गया। 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10.87, तो ये 5,000 के आसपास आ गया आपका। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसका 3 क्वार्टर्स लिए, तो वो 4,000 के आसपास चला जाएगा 4078, ठीक है। मैं एक अंदाजा ही लगा रहा था कि क्या आंसर हो सकता है। तो जनाब बताएं फिर, यही आंसर है 4078। जिसका ये आंसर आ गया वो इन तीनों को जमा करें, 11,987। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 1, एसेट 2 और एसेट 3, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 1 2 3। डेप्रिसिएशन की टोटल एंट्री होगी 11,987, ये आपका एक्सपेंस है। एसेट 1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,900, एसेट 1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पहले से मौजूद है उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। 3,009 दूसरे एसेट की है जो पहले से मौजूद थी उसमें ऐड हो जाएगी, और एसेट नंबर 3 की 4,078 जो पहले से मौजूद थी उसमें ऐड हो जाएगी। पहले कितनी थी 0, एसेट 3 के केस में कितनी थी 0 थी। गुड हो गया। चलो जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। 2021 के अंदर हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना है 11,987। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 11,987 आएगा, इतना भी गंदा नहीं लिखना चाहिए, 11,987। तो वो जो एक्सपेंस था वो उस साल हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2020 के बजाय 2021 के अंदर चलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि ये बैलेंस शीट का अकाउंट होता है, ये क्लोज नहीं होता, ये अगले साल फिर ओपन हो जाता है और इसमें नई चीजें ऐड कर देंगे हम, ठीक है जी। तो एसेट 1 की कॉस्ट है 30,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6168 पिछले साल की थी, इस साल इसमें मजीद ऐड हुआ है कितना 4900, तो कितना बना 11,068। 4900 की इस साल ऐड हुई, और 6168 जो थी वो पिछले साल की थी, कितनी बनी टोटल 11,068। तो टोटल आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितनी बनी, एसेट 1 की 18,932। वैल्यू में से भी तो निकाल सकते हैं प्रीवियस ईयर की नेट बुक वैल्यू में से पुराने ईयर की जो हमारे पास है उसको निकाल दें। मैं डिस्प्ले के बाद हिसाब से बात करूँ ना कि हम डिस्प्ले इसको ऐसे करते हैं, कॉस्ट भी दिखाते हैं, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिखाते हैं, फिर नेट बुक वैल्यू निकलती है। आप इसमें और इसमें डिफरेंस निकालेंगे इतनी अमाउंट का ही आएगा। तो ये है आपकी बात ठीक, लेकिन जब हम ये चीज देख रहे हैं तो फिर हम इसमें से ये करेंगे, इसमें ये इसमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऐड करेंगे, ये अमाउंट बनेगी, इन दोनों का डिस्टेंस लेंगे तो ये अमाउंट आएगी, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो बात वो भी ठीक है।
दूसरा एसेट 10,000 का था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1845 की पिछले साल थी, इस साल कितनी आई है? 3009। जमा करें, 4854 टोटल बनी 4854। और इसकी नेटबुक वैल्यू कितनी बनी जनाब? 5146। तीसरा बी एसेट आ गया था, तो अब हम एसेट 3 भी यहां पे लिखेंगे। इसकी कॉस्ट पिछले साल था, यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे हम, यहां पे नहीं लिखना हमने। अगले कॉलम में जाएंगे, एसेट की कॉस्ट थी 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक कितनी हो गई है? 14,000 समथिंग बनी थी। कितनी बनी थी? नहीं, 4078 बनी थी। ठीक हो गया जी। तो ये 4078 हमारी यहाँ पे आ गई। इसको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 45,922। तो ये तीनों एसेट्स की नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2, ईयर 2022 जो है 21 जो है वो हमारे पास आ गई। 11,068 है, ये 6,168 और इस साल वाली इन दोनों, इसमें जो डिस्टेंस है ना, वो इस साल की डेप्रिसिएशन है। यस, मतलब उन दोनों को पिछले साल और इस साल की डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। हर एसेट की पिछले साल की डेप्रिसिएशन जो उससे पिछले सारे सालों में हो चुकी है प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन ऐड करके यहाँ पे लिखना। ठीक हो गया? चलो, अच्छा जी, मुझे नई की भी आवाज आई थी। नई तो नहीं कहा किसी ने? हैं ईयर 2022, ईयर 2022 में क्या हुआ जी? चल भाई, चल चल चल, अच्छा ये पहुंच गया। 2022 में एसेट 4 लिया था। कितने का लिया था? 60,000 का। और जुलाई में लिया था, तो कितनी देर यूज हुआ? जुलाई वाला 6 महीने इस्तेमाल होता है, 6 मंथ्स। यूजफुल लाइफ 25 साल, रेजिडुअल वैल्यू 5,000। पहले तो इसका फार्मूला लगा के इसका डेप्रिसिएशन रेट मैं इधर ही कर लेता हूँ यार, मुझे बार बार इधर मानना पड़ेगा। 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ यूजफुल लाइफ 25 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है, एसेट की कॉस्ट 60,000 थी, डेप्रिसिएशन रेट बताएं। 0.094 का मतलब है 9.46%। 9.46%, क्या समझे? ओके, 9.46%। अभी हम कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे? एसेट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एसेट 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था और अब 4 भी आ गया है। ठीक है? एसेट 1 कॉस्ट 30,000, रेजिडुअल वैल्यू 2022 के लिए, सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? जो पिछली साल की क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। कहां से मिलेगी? बैलेंस शीट में पड़ी हुई है। तो एसेट 1 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 11,068 रुपए। ठीक है, ये हम अपनी तीसरे साल के लिए जो है वो कैलकुलेशन में लगाएंगे। 11068, 25% रेट है इसका, नहीं है रहा, 20.56 है, 20.56। सारा साल इस्तेमाल हुआ 12/12। चल लिख लो यार, क्या याद करो। दूसरा एसेट 10,000 का आया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? बैलेंस शीट में पड़ी होगी, पिछली, इमीडिएटली पिछली बैलेंस शीट 4854। ठीक है, ये कैसे आई है? ये पिछले सारे सालों की डेप्रिसिएशन को जमा करने से आती है। 4854, डेप्रिसिएशन रेट 19 कितना था? 36.90%। टाइम पूरा साल। एसेट नंबर 3 50,000 का आया था, डेप्रिसिएशन सिर्फ वही थी जो सिर्फ पिछले साल में कैलकुलेट किया है। 4078 है, यस। डेप्रिसिएशन रेट हमने निकाला था, कितना बना था भैया? 10.87%। पूरे 12 के 12 महीने इस्तेमाल हुआ। और आखिरी एसेट 60,000 का था, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 थी। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन रेट अभी हमने कितना निकाला? 9.46%। टाइम 6/12। बताते जाएं जी एक एक करके। इसकी कितनी है? सबसे आखिरी वाले का 283 है।
2838। इतना लंबा सवाल नहीं आएगा आपको, लेकिन हम लोग एक पूरा फ्लो समझ रहे हैं एक सवाल से कि चीजें प्रेजेंट कहाँ पे होंगी, कैसे प्रेजेंट होंगी। 4992 किसका जी? इसके ऊपर वाला सारे बच्चे कर लेना, डिवाइड कर लें। आप जो है वो एसेट 1 की कैलकुलेशन करें, अगले दोनों बच्चे आप दोनों एसेट 2 की कैलकुलेशन करें, आप दोनों एसेट 3 की कैलकुलेशन करें, आप दोनों एसेट 4 की कैलकुलेशन करें। अब पीछे वाले दोनों भाई जो जो आंसर मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ ना, जमा करते जाएं। एसेट 1 की बताएं जी, 3892.41 को मैं नहीं मानता, 92 ही है बस। आगे बताओ जी। 1898 एसेट 2 की 98 ये 38 है भाई, पहले वाला 1898। एसेट 3 49 556 ऐसे करूं? नहीं यार, इतनी सारी डेप्रिसिएशन कहाँ से आ जाएगी? कुछ 4000 के करीब डेप्रिसिएशन आती है इसकी, उतनी तो उसकी नेट बुक वैल्यू नहीं है जिसकी डेप्रिसिएशन। 4992। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो जेन, हाँ मुझे पता है कोई ऐसी कैलकुलेशन हुई होगी। अब जो मैं चाहता हूं ना कि आप लोग इस बात पे गौर करें वो ये है कि आंसर को सेकंड के 10वें हिस्से के लिए थोड़ा सा गौर से देखा करें कि क्या ये ऐसा इतना हो सकता है। हमें पता है कि डेप्रिसिएशन हमारी ना थोड़ी थोड़ी आ रही है, एसेट ही टोटल 50,000 का है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन 49,000 की एक साल में कैसे आ सकती है? तो एकदम से आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज हिट होनी चाहिए कि यार ये क्यों हो रहा है। अभी नहीं होगा इतनी जल्दी, आप लोगों की ये सेंस डेवलप नहीं होगी, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फौरन से आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, ये आंसर इतना होना चाहिए था, इतना नहीं आ रहा। सही है? तो आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अभी फौरन से आपकी इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई गोली नहीं है, इसका कोई कैप्सूल नहीं है, कोई टीका नहीं है कि वो लगे आपको और आपको ये वाली स्किल आ जाए। स्किल जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है। टोटल बताओ भाई। 13,620। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 13,620 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट 1 और 2 3 4। एसेट 1 की है जी 3892, 1898, 4992 एंड 2838। सही है? अब डेप्रिसिएशन, ये फिगर्स यार देख लेना जरा, ये मुझे आप लोगों ने बतानी है। टोटल वाले ने टोटल बताना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट 1 वाले ने ये याद रखनी है, 2 वाले ने ये, 3 वाले ने ये और 4 वाले ने ये याद रखनी है। अब जरा आते हैं हम इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। 2023 के अंदर टोटल, 2022 के अंदर टोटल हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है टोटल वाले भाई? 13,620। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इस तरह की चीजों में जरा देखिएगा, 2022 में देखिएगा हमारे पास एसेट 1 की कॉस्ट है 30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पिछली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उस साल की डेप्रिसिएशन जमा करेंगे तो आ जाएगा। पिछली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 11,1068, इसमें डेप्रिसिएशन जमा करनी है। डेप्रिसिएशन कितनी थी? 14,960 टोटल आ गया। डेप्रिसिएशन कितनी थी? तो इन दोनों का डिफरेंस लें 30,000 में से, तो ये कितना आता है? 15,040। ठीक हो गया। दूसरा एसेट कॉस्ट थी 10,000, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 48,543। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है इस साल की? जमा करके बता रहे हैं 85। बिल्कुल कर सकते हैं। ये दूसरी दफा सवाल पूछा आपने, कर सकते हैं? तो फिर किसी और ने पूछा होगा। कर सकते, अच्छा आपने पूछा था। कर सकते हैं, हम कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन भाई इसमें जमा करके दिखाना है ताकि हम ये इस फिगर पे दिखा सकें, पहुंच सकें। ठीक है, एक ही बात है। देखो ना, सिंपल सी बात है। अगर हम इसमें ये चीज जमा कर रहे हैं और इस आंसर पे पहुंच रहे हैं और ऊपर वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, तो जब हम इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो ये डेट इज इक्वल टू के इसमें ये जमा कर दें, यानी कि एक ही बात है ना।
टोटल में जमा कर दें, टोटल में से माइनस कर दें या इंडिविजुअल अमाउंट में से माइनस कर दें, एक ही बात है। आंसर तो आप प्लस माइनस करके लेके आ रहे हैं ना। तो यस, आपकी बात ठीक है कि आप नेट बुक वैल्यू में से भी उसको माइनस करके दिखा सकते हैं। तो 10,000 माइनस 8597 कितना बना जी? 1403। एसेट नंबर 3 की बात करते हैं, 50,000 थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 4078 थी। इस साल कितनी आई है? 4078 थी पिछले साल की, इस साल की कितनी है? 4999 तो इन दोनों को जमा करें कितना बनेगा? 9070। तो हमारे पास कितना रह गया जी? 40,930। खत्म हो गया? नहीं, एसेट 4 भी है जो नया आया है। इसकी कॉस्ट कितनी थी? आई थिंक 60,000 है। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही है जो इस साल पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन हुई है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों में इसकी नहीं होगी। 4078 ये एंट्री की थी ना? नहीं, ये पिछले साल की है। इससे पिछले साल ये चलते हैं, ये है ईयर 4 2838। ठीक है जी। तो 2838 जो है वो हम लोग यहाँ पे चौथे एसेट में लिखेंगे 2838। तो हमारे पास एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी बनेगी? 57162। तो जनाब अगर आप गौर से देखें तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया है जिसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस हम लोगों ने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की भी कर ली है और ये भी देख लिया है कि एंट्रीज क्या होती हैं और प्रेजेंटेशंस क्या होती। ठीक है, इसकी आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस करनी है। यही रिवीजन क्लासेस में हम करेंगे कि हम लोग ऐसी एग्जांपल्स चूज करेंगे जिससे कि हमारा सारा का सारा काम जो है वो सारी के सारा कॉन्सेप्ट एक दफा कवर हो जाए। ठीक है जी। टैली ही है, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी ना, क्योंकि उसमें बाकी चीजें हैं ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज है। बैलेंस शीट कैसे टैली होगी? 2020 का हमें वो डेटा देता है और हमें कहता है कि 2022 की कम्युलेट कर वो कल करना है हमने, वो कल करना है, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। खासतौर पे ये जो है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसके अंदर जो शॉर्टकट्स हैं वो कल के टॉपिक में है। आज हम लोग एक काम और करेंगे, हम सम ऑफ द ईयर्स डिजिट की कैलकुलेशन करेंगे। इसका ये जो सवाल है इसमें सिर्फ 5 साल है, तो पहले हम 5 साल की कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्योंकि आज का अगर आप टारगेट देखें ना, जो स्केड्यूल मैंने दिया हुआ है, तो उसमें हमने ये बात की है कि हमने डिफरेंट डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस करनी सीखनी है और कल हम लोग फर्दर डेप्रिसिएशन मेथड्स, खासतौर पर वर्किंग बैक एंड वर्किंग फॉरवर्ड, वो सीखेंगे और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ही आपको ज्यादा तंग करती है। तो कल का भी हमारा टॉपिक, कल का भी हमारा जो है ना वो चैप्टर होगा जी। परसेंटेज निकालने का फार्मूला 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये होता है। ठीक है, फार्मूला जो है वो उसमें फार्मूले को जो है ना वो मान लिया करें, बस उसको याद करना है आपने बस। डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट से भी हो सकती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक मिनट में आपका फार्मूला समझता हूँ। देखें, होता ही है कि जो यूजफुल लाइफ रूट है ना, ये बेसिकली पावर होता है 1 ओवर यूजफुल लाइफ। ये जो स्क्वायर रूट का जो साइन है ना, इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो कि सारी की पावर है 1 ओवर दैट आइटम। ठीक है, आप क्या कह रहे हो, क्या करना चाहिए? सर डेप्रिसिएशन को नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट हम कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करें अगर नेट डेप्रिसिएशन फाइंड करनी हो, नेट बुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हाँ, तो वो यही चीज है ना। देखो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है, ये इसका क्या मतलब होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू ही तो होती है। आप देखो जरा, जब हम फार्मूले में ये लगाते हैं ना 30,000 माइनस 6168, या चलो ईयर 3 के अंदर चलते हैं, 30,000 माइनस 11,068, जरा ये मुझे करके बताओ क्या आंसर बनता है। ये दोनों, ये 2022 है, 2022 में हम रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक चीज को। इसको मल्टीप्लाई भी करें। नहीं, सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट किया। 18,900। अच्छा देखना जरा, ईयर कौन सा है? 2022 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2021 की बैलेंस शीट में जाएं, 2021 की बैलेंस शीट में जाएं, ये 2021 है। इसके अंदर देखें एसेट की नेटबुक वैल्यू क्या लिखी हुई है, 18,932। तो बेसिकली पिछले साल की नेटबुक वैल्यू को डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आंसर आता है। ठीक है, तो ये वही चीज है जो आपने याद की हुई है। फॉर्मूलों को एक जैसी शक्ल देने के लिए
मैं इस तरह के वर्डिंग्स इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने शुरू में कहा, आपने कहा जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, मैंने कहा डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ कर दो, जिससे कि फार्मूले बहुत सारे एक जैसी शक्ल के हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था। तो इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी, कैलकुलेशंस में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर्स में कोई फर्क नहीं आता। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा टारगेट सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड है, वो पता नहीं क्या थी, वो अज्यूम कर लेते हैं, उसका डाटा जीरो सिंपल ही होता है। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, मैं अज्यूम करूंगा इसकी एक एग्जांपल, वो बड़ा सिंपल सा था, वो भी आपका कवर हो जाएगा। एग्जांपल देखकर बता रहे हो, चलो बता दो। कॉस्ट 500,000, यूजफुल लाइफ 5 years, 20% of cost है residual value. रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ कॉस्ट बोले तो 5 लाख का 20% होता है 4 लाख रुपए। ठीक है जी। यस सर। अब हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ईयर्स डिजिट divided by sum of the years digit, years digit divided by sum of the years digit, digit ठीक है। अच्छा, सम ऑफ द ईयर डिजिट कैसे आते हैं? सम ऑफ द ईयर डिजिट जो है ना, छोटे हो तो उसकी कैलकुलेशन ना बड़ी आसान होती है। देखो आप सारे ईयर्स के डिजिट लिखो, ये ईयर्स के डिजिट है ना, ठीक है, इन सब को जमा करते हैं तो ये सम ऑफ द ईयर्स डिजिट बन जाता है। ठीक है जी, सही है। तो ये कितने बनते हैं जी? 25। अच्छा 15 बनते हैं, ठीक, ठीक है। और ईयर का डिजिट वो होता है जिस साल की आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है उसका रिवर्स। ठीक है जी, ये ईयर्स है और ईयर का डिजिट, ईयर्स डिजिट, वो इसको रिवर्स करके लिखना है 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर आप पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका जो ईयर्स डिजिट है वो 5 है। अगर आप दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ईयर डिजिट जो है वो 4 है। अच्छा, ये सिंपल भी है, इतना रटा नहीं है ये। आप देखें कि जिस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आपने, जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो पूरे साल की करते हैं, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इस डेट पे खड़े होकर हम ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन किस टाइम पीरियड की? इस पूरे टाइम पीरियड की। तो ये जो ईयर डिजिट है ना, ये होता है यूजफुल लाइफ एसेट की इस डेट के ऊपर। तो ये जो ईयर्स डिजिट होता है, इसका नाम इस तरह से आप ले सकते हैं कि दिस इज यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। पहले साल के शुरू में एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 नहीं। दूसरे साल के शुरू में एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी रह गई है? 4, क्योंकि वो 1 साल इस्तेमाल हो गया है। अब हम दूसरे साल की डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे जो है वो आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 1 कैलकुलेट करना है, ईयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग्स करते हैं, और हमारी डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरीके से निकलेगी। पहले साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, 5 लाख की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख की, और ईयर का डिजिट 5। ईयर 1 के शुरू में यूजफुल लाइफ थी 5 और टोटल था 15। तो ये हमारी ईयर 1 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। कितना आंसर आता है? 5/15 1/3, 4 लाख का 1,33,333, यही आता है। चलो ऐसे ही चलते रहते हैं। मैं कह रहा था कैलकुलेशन आसान करने के लिए अमाउंट चेंज कर लेते हैं, लेकिन रहने देते हैं। दूसरा साल, एसेट की कॉस्ट 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, रेजिडुअल वैल्यू। अब दूसरे साल की जब हम डेप्रिसिएशन करने लगे हैं तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ साल के शुरू में कितनी होगी? 4 years। तो हम 4/15 कर देंगे। 1,06,667, 6 7 होना चाहिए, मैंने 6 लिख दिया, डिलीट ही नहीं करता, रहने देते। ईयर 3
एसेट की कॉस्ट 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख, नॉट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेजिडुअल वैल्यू 3/15। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन जब आप करने लगे थे तो साल के शुरू में यूजफुल लाइफ कितनी थी, ये हमने लिखनी है 3 साल। तीसरा साल भी रहता था, चौथा भी और पांचवा भी, ठीक है। तो ये आपकी कितनी होगी, 80,000 पूरा होगी, ठीक है। चौथा और पांचवें साल की आप खुद ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चौथे साल की कितनी है 53,333 और आखिरी साल की कितनी होगी 26,000। अब आप देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड, ये जो मेथड है ना सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ये अपनी तरफ से भी ये भी एक स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन में डिफरेंस देखो कितना है, इतना ही है। और दूसरा 2 सालों की डेप्रिसिएशन में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें साल, छठे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 0 ही होगी ना, उसमें भी इतने डिफरेंस है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। तो इसमें डेप्रिसिएशन हर साल कम हो रही है, इक्वल अमाउंट से कम हो रही है। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड जो है ये आपको रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन देता है, लेकिन एक इक्वल अमाउंट के साथ। लेकिन 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 जो हमारा होता है ना अपना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें भी हर साल की डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम होती है, लेकिन उसमें जो रिडक्शन की स्पीड होती है ना वो और तेज होती जाती है। ये भी जरा देख के आइएगा आप, ये बात कल डेप्रिसिएशन में जो है ना वो मैच करके देखिएगा। एक एसेट लीजिएगा और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसकी डिफरेंट, बल्कि अभी हमने किया भी है सवाल, ये देखो किधर गया ये सवाल जो ग्रीन कलर में किया था। अभी इतनी जल्दी जैकेट ना पहनो, अभी सवाल करें पहलो पहलो मैं क्या अभी इतनी जल्दी जाने का ना सोचे। अच्छा जी, क्या था, ये था। अब देखो जरा फुल ईयर की डेप्रिसिएशन को कंपेयर करेंगे। पहले एसेट की फुल ईयर डेप्रिसिएशन 2021 की कितनी है, ठीक है जी, सॉरी ये 4900 डेप्रिसिएशन 4900 2021 की। 2022 में फुल ईयर डेप्रिसिएशन एसेट 1 की कितनी थी, यही सवाल है, आगे चलेंगे हम। हाँ 2022 में इसकी डेप्रिसिएशन देखो कितनी हो गई 3892, ठीक है। तो एसेट की डेप्रिसिएशन में रिडक्शन आ रही है, और जब आप उसकी 4-5 सालों को इकट्ठा बनाएंगे तो ये और स्पीड से कम होगा। अच्छा, ये जो है हमारा क्या कहते हैं उसे सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, ये है तो मजेदार, लेकिन जब बड़े सवाल आते हैं ना जिसमें यूजफुल लाइफ ज्यादा सालों की होती है, तो फिर हमें ईयर डिजिट और सम ऑफ द ईयर डिजिट फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके 2 फार्मूले हैं, ईयर डिजिट का फार्मूला भी है और सम ऑफ द ईयर डिजिट का भी फार्मूला है। याद रखिएगा कि जब आपके पास ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड आ जाए तो ईयर्स डिजिट का फार्मूला और सम ऑफ द ईयर डिजिट का 2 फार्मूले हैं। सम ऑफ द ईयर डिजिट का फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। n है नंबर ऑफ ईयर्स। फर्ज करें अगर 25 साल आपका यूजफुल लाइफ है एसेट की, तो फिर आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 25 तक जमा करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, ये आपको वही आंसर दे देगा। अच्छा, अब ईयर डिजिट जो है वो फाइंड करना ये जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, गौर से देखना है। आपने क्या करना है कि जिस डेट पे आप खड़े हैं, रूल क्या था, जिस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल के शुरू में उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी, ये देखना होता है ना। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ +1, ये इसका फार्मूला है ईयर्स डिजिट का। कैसे, अभी देखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे एसेट की जो कॉस्ट है वो है जी 500,000, एसेट की यूजफुल लाइफ है 20 साल, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू है 10% ऑफ कॉस्ट, और जरा डेप्रिसिएशन बताएं कौन से ईयर की, ईयर नंबर 13 की, ईयर 13 ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन बताएं ईयर 13 ऑफ एसेट की। अच्छा, ईयर 13 ऑफ एसेट की डेप्रिसिएशन का फार्मूला तो होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ईयर डिजिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। कॉस्ट जो है वो 5 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 10% ऑफ 50,000 है विच इज 5,000,
5,000 50,000, 50,000, 10% 50,000। अब ईयर डिजिट और सम ऑफ द ईयर डिजिट फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द ईयर डिजिट तो n इंटू n प्लस 1/2 करके आ जाएगा, यानी कि 20 ज़रब 21 डिवाइडेड बाय 2 210। तो नीचे तो आ गया 210। ऊपर क्या लिखेंगे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। एसेट की जब 13वें साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद एसेट मजीद कितनी देर चलेगा? 7 साल। ये है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। काउंट कर लें, कर लेते काउंट कर लें। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? देखो 13वें साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 13 साल की डेप्रिसिएशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद आगे कितनी देर उसने चलना है? 7 साल। 7 साल में एक ऐड करना है, 8 साल। तो हमारा जो ये डिजिट है वो 8 है, ठीक है। 7 साल उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है यहां से ऑनवर्ड। लेकिन हमने क्योंकि पिछले साल इस साल की स्टार्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो एक हमने और ऐड करना है। तो ये हमारा सम ऑफ द ईयर डिजिट होगा 17। ये भी कर सकते हैं, टोटल ईयर माइनस 1 लेस देन ईयर, मतलब 20 माइनस जिसकी क्या है उसमें से 1 लेस करते ऐसे कर लें, वो भी वही आंसर आएगा। और सर जब हमें कोई एग्जाम में क्या है दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकालना, तो सिर्फ दूसरे साल की होती है, पहले साल में डेप्रिसिएशन होती है, उसको हमने दूसरे साल वो वाली डेप्रिसिएशन और दूसरे साल दोनों को ऐड करके बताओ। अगर वो वर्ड यूज करें ना अक्यूमुलेटेड, फिर अक्यूमुलेटेड का मतलब है आपसे पीछे तक जितनी है ना सारी इकट्ठी करके बताओ। और अगर वो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कहे तो वो फिर उसी साल की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारा हो गया सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड।